सुलेंद्र प्रसाद जी की आंखें अब भी दरवाजे पर टिकी थी। कल तक जो घर रिश्तेदारों की आवाज़ों से गूंज रहा था, आज वह केवल सन्नाटा पसरा था। 55 साल की सांगनी सावित्री अब बस तस्वीर में मुस्कुरा रही थी। कपड़े अलमारी में वैसे ही रखे हैं, चाय के प्याले के निशान अब भी मेज पर है, लेकिन अब कोई कहने वाला नहीं है। सुनिए, नींबू खत्म हो गया है, लेते आइएगा। सुलेंद्र प्रसाद जी की आंखों से चुपचाप 2 बूंदें लुढ़क गई। सुलेंद्र प्रसाद जी के 3 बेटा है। राकेश जो कि बड़ा है और रेलवे में अधिकारी है, संदीप बीच वाला बैंक में अधिकारी है, और राजीव छोटा एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर है। सब आ चुके थे। तीनों की पत्नियां भी अपने अपने तरीके से सभ्य, व्यस्त और व्यवहारिक। संध्या के वक्त राकेश बोला, पापा अब आप यहाँ अकेले कैसे रह पाएंगे, चलिए हमारे साथ। राजीव ने टोका, बारी बारी से हम सब रख लेंगे पापा को, हर 4 महीने में चेंज कर देंगे, कभी मेरे पास कभी आप लोग के पास। संदीप की पत्नी बोली, हमेशा की तरह घर में बंद मत रहिए पापा, आपको भी तो सोशल लाइफ चाहिए। सुलेंद्र प्रसाद जी सिर झुकाए बैठे रहे, कुछ बोल नहीं पाए। मन के अंदर कुछ हिलता था, कुछ टूटता था। अगले दिन सब चले गए थे। घर जो एक समय सावित्री के रागों से सजता था, आज शून्य था। उन्होंने अलमारी से सावित्री की एक साड़ी निकाली, साड़ी को चेहरे से लगाया, खुद से बोले, कहाँ चली गई तू, देख बच्चे सब मुझे बांटने आए हैं। अगली सुबह राकेश फिर आया, बोला, पापा जल्दी से रेडी हो जाइए, मेरी ड्यूटी कल से है, हमें आज ही निकलना है। नहीं जाना चाहता बेटा, सुलेंद्र जी धीरे से बोले। लेकिन पापा, मेरे बेटे ने भी आपको बुलाया है, उसे दादाजी चाहिए। बहू आई, हाथ में एक बैग था, बोली, हम सब आपका बहुत ध्यान रखेंगे पापा, अब आप अकेले नहीं रह सकते। सुलेंद्र जी ने एक नज़र घर की दीवारों को देखा, झूले को देखा और सावित्री की तस्वीर को भी। फिर बोले, ठीक है, 4 महीने ही ना। वे पल जब दरवाजे पर ताला लगा रहे थे, तभी पड़ोसी शर्मा जी की आवाज़ आई, सुलेंद्र बाबू कहाँ जा रहे हैं। बेटे ले जा रहे हैं कुछ महीनों के लिए। शर्मा जी मुस्कुराए, लेकिन आंखें बुझी थी। सुलेंद्र जी बोले, अपने ही घर का ताला लगाते वक्त बड़ा अजीब सा लग रहा है। उनकी आवाज़ भर आई। पीछे पलटे, सावित्री की मुस्कुराती तस्वीर ने जैसे कहा, अपना घर अपना ही होता है। राकेश के घर पहुंचते ही बेटे ने औपचारिक सी मुस्कान के साथ कहा, पापा आइए, आपका कमरा यही है। कमरा छोटा था, दीवारों से सटा एक फोल्डिंग बेड, एक अलमारी, एक खिड़की और अटैच बाथरूम। कमरे में घुटन सी थी, ना कोई तस्वीर, ना कोई गर्माहट। सुलेंद्र प्रसाद जी ने खिड़की की ओर देखा, बाहर एक दीवार दिखती थी, शायद पड़ोस की। आए हुए उन्हें 1 घंटा बीत चुका था, न चाय न पानी। खुद को थोड़ा असहज महसूस करते हुए वह बाहर निकले। दूसरे कमरे में राकेश और उनकी पत्नी निशा बैठकर चाय और ब्रेड पकोड़े खा रहे थे। हंसी मजाक चल रहा था। दोनों ने उनकी ओर देखा भी नहीं। वे थोड़ी देर खड़े रहे, फिर चुपचाप वापस लौट आए। कमरे में बैठते ही उनका पोता मयंक और पोती श्रिया भागते हुए आए। दादू आ गए, दादू आप हमें कहानी सुनाओगे ना। उनकी आंखों में चमक आ गई। मन हल्का हुआ, जरूर बेटा, एक रात एक कहानी। रात को बहू निशा राकेश से धीरे स्वर में कह रही थी, बिल्कुल बेवक्त का टेंशन है, ऑफिस से आकर अब इन्हें भी देखो। 4 महीने की बात है, फिर संदीप के पास भेज देंगे। सुलेंद्र प्रसाद जी ने दीवार के पार से सब सुन लिया। दिल बैठ गया। अगली सुबह वह जल्दी उठे, अपनी आदत से मजबूर आंगन में झाड़ू लगाने लगे। निशा ने देखा, नाराज होकर बोली, पापा जी मेड आती है, आप मत किया कीजिए, ठीक नहीं लगता। वे चुपचाप अपने कमरे में चले गए। शाम को पोती श्रेया ने कहा, दादू आप हमारे साथ डिनर करोगे ना। डाइनिंग टेबल पर 3 प्लेटें लगी थी, राकेश, निशा और बच्चों के लिए। उनकी प्लेट नहीं थी। श्रेया ने दौड़कर एक प्लेट ला कर दी। ये मेरी थाली है, आप खाइए। आंखें भर आई, तू ही मेरी बेटी है। 3 महीने की शुरुआत में निशा की भाभी का वीडियो कॉल आया। निशा बोली, हाँ भाभी, ससुर जी अभी हमारे ही सिर पर हैं, पता नहीं इनका क्या करना है, 4 महीने तो जैसे तैसे खींचना ही है। सुलेंद्र जी वहीं बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। अखबार कांपने लगा।
शाम को राकेश ऑफिस से लौटा तो पापा बोले, बेटा मैं थोड़ा मंदिर जाना चाहता हूँ। राकेश मोबाइल में घुसा रहा। पापा टैक्सी बुक कर लो, मैं व्यस्त हूँ। सुलेंद्र जी का जन्मदिन आया। सुबह सुबह पोते ने गले लगाकर बधाई दी, लेकिन पूरे दिन घर में कोई उत्सव नहीं हुआ। पापा जी आज किचन बंद है, हमने बाहर से खाना मंगवाया है, शाम को बहू ने कहा। राकेश बोला, आपके लिए दाल चावल रखा है फ्रिज में पापा, खा लीजिएगा। 4 महीना पूरे होते ही संदीप आ गया। राकेश ने बैग पैक करके रखा था। पापा आपकी ट्रेन शाम को है, संदीप लेकर जाएगा। सुलेंद्र जी खिड़की से बाहर देखा। घर का आंगन, पोती की मुस्कान, सब पीछे छूटने वाला था। संदीप के घर भी वही व्यवस्था, छोटा कमरा, बिना भावनाओं के, बहु व्यस्त बेटा व्यस्त, यहाँ तक कि उनके चश्मे के टूटे फ्रेम तक को 1 हफ्ते तक किसी ने नहीं सुधरवाया। एक दिन पास के पार्क में टहलने निकले। वहाँ कुछ बुजुर्ग बैठे थे, बातों में घुल गए। किसी ने कहा, हम सब वही हैं जिन्होंने बेटों ने आदर के नाम पर कमरों में कैद किया है। राजीव के बेटे ने स्कूल प्रोजेक्ट में फैमिली ट्री बनाया, उसमें दादाजी का नाम नहीं था। जब सुरेंद्र जी ने पूछा, बेटा मेरा नाम कहाँ है, बच्चा बोला, मम्मी ने कहा आप हमारे साथ नहीं रहते, इसलिए नहीं आपको फैमिली ट्री में जगह मिला। राजीव की पत्नी की सहेलियां आई थी। राजीव बोला, पापा आप जरा अपने कमरे में चले जाइए, ड्राइंग रूम में बैठे रहना ठीक नहीं लगता आज। उन्होंने चुपचाप कमरा बंद कर लिया। एक रात खाना खाते वक्त सुरेंद्र जी बोले, नमक थोड़ा कम है। राजीव की पत्नी फौरन चिढ़कर बोली, तो अपने हाथ से बनाया लीजिए पापा जी, हमारे पास हर समय आपके लिए नहीं है। उस रात नींद नहीं आई। तस्वीर को देखा, सावित्री मुस्कुरा रही थी। उन्होंने चिट्ठी निकाली, लिखा, अब मैं किसी बेटे के पास नहीं रहूँगा, अपना घर अपना ही होता है। जो दीवारें बोलती थी वे चुप रहकर भी अपनापन देती है। अब मैं वहीं जाऊँगा जहाँ मेरी सांसों ने 18,000 रातें बिताई थी, जहाँ मेरी सावित्री थी। तीनों बेटे राकेश, संदीप, राजीव और उनकी पत्नियाँ निशा, प्रिया और रुचि, सबकी लाइफ में व्यस्तता इतनी थी कि रिश्तों के लिए जगह दिन ब दिन कम होती जा रही थी। एक दिन प्रिया बोली, सुनो इस बार नैनीताल या मनाली में ट्रिप प्लान करते हैं, बस बच्चों की छुट्टियां हो और हम निकल लें। रुचि ने कहा, हाँ लेकिन एक बात सोचनी होगी, ससुर जी को लेकर तो नहीं जा सकते, बच्चों के साथ घूमने का मजा किरकिरा हो जाएगा। निशा ने चाय की घूंट लेते हुए कहा, तो क्या करें, अकेले छोड़ना भी ठीक नहीं होगा। प्रिया हंस पड़ी, ऐसा काम करते हैं, कुछ दिन के लिए वृद्धा आश्रम भेज देते हैं, 2 हफ्ते बाद जब लौटेंगे वापस ले आएंगे। तीनों के चेहरों पर एक रहमत सी मुस्कान थी। योजना बन गई। अब इस योजना को संवेदनशील तरीके से अमल में लाना था। तीनों बहुओं ने तय किया कि वे खुद कुछ नहीं कहेंगी, अपने अपने पतियों को भेजेंगी ताकि बात भावुक तरीके से रखी जा सके। तीनों बेटा सुलेंद्र प्रसाद जी के कमरे में आया, जहां सुलेंद्र प्रसाद जी चुपचाप खिड़की के पास बैठे थे। पापा एक सरकारी मीटिंग है दिल्ली में, बहुत ज़रूरी है, आपको कुछ दिन के लिए एक जगह भेज रहे हैं, एकदम अच्छे वातावरण, अच्छे लोग हैं वहाँ। कहाँ? सुलेंद्र जी ने पूछा। एक संस्था है पापा, वृद्धजनों के लिए, बस कुछ दिन। सुलेंद्र जी ने कुछ नहीं कहा, मन में कंपन उतर आई। उसके बाद मंझला बेटा बोला, पापा बैंक वालों ने एक कोर्स में भेज दिया है, ट्रेनिंग है, निशा और बच्चे भी मायके जा रहे हैं, तो आप कुछ दिन के लिए, भैया कह रहे हैं, वहीं चले जाइए, सेवा भवन में चलिए। सेवा भवन? हाँ पापा, वहाँ आपके जैसे ही बुजुर्ग हैं, नए दोस्त भी मिलेंगे। उसके बाद छोटा बेटा बोलता है, पापा मैं अपने पास रख लेता, लेकिन मुझे ऑफिस से यूएस जाना है 2 हफ्तों के लिए, रुचि भी साथ जा रही है, आप अकेले रहोगे तो दिक्कत होगी, इसलिए सोचा कि जो भैया कह रहे हैं वही सही है। सुलेंद्र प्रसाद बोले, वृद्धाश्रम? राजीव सकपका गया, हाँ लेकिन वे बहुत सुंदर जगह है पापा, आपका मन भी लगेगा। सुलेंद्र प्रसाद समझ चुके थे और वो बोले, ठीक है, मुझे वृद्धाश्रम भेजना है ना। तीनों बेटे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। लेकिन एक काम कर दो बेटा, वृद्धाश्रम ले जाने से पहले मुझे एक बार अपने घर पहुंचा दो। राकेश सकपकाया, पापा वो घर अब हमारा नहीं रहा। सुलेंद्र जी की आंखें सिकुड़ गई। क्या मतलब?
संदीप ने बात संभाली। पापा, जब आप हमारे पास रहने आए थे तब कुछ प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन करवाए थे ना, उन्हीं में वे घर बेचने की कागज़ भी थे। सुलेंद्र प्रसाद जी की पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। मैंने तो कभी बेचने की बात नहीं की थी। पर आपने साइन कर दिया था पापा, और वे घर अब एक बिल्डर के पास है। सुलेंद्र प्रसाद जी के सांसें अटक गई, कुर्सी पकड़ ली। मुझे पता भी नहीं चला, मेरे जीवन की नींव खिसक गई और तुम सब मुस्कुरा रहे हो। अगले दिन सुबह एक कार आई, सामान पैक था। तीनों बेटे, बहुएं और बच्चे घर में थे, लेकिन कोई गले लगाकर नहीं आया। ड्राइवर ने कहा, बाबूजी चलिए। उन्होंने खिड़की से एक आखिरी बार सबको देखा। बेटे अपने मोबाइल में, बहुएं बच्चे को समझा रही थी, गाड़ी में चिप्स ले लेना, दादाजी को टाटा करो जल्दी से। पोती ने दूर से हाथ हिलाया, बाय दादू। जब सुलेंद्र प्रसाद जी वृद्धा आश्रम पहुंचे, एक वार्डर ने दरवाज़ा खोला। नमस्ते दादाजी, अंदर आइए। भीतर लॉन था। कुछ बुजुर्ग कुर्सी पर बैठे थे, कुछ आंखें बुझी, कुछ मुस्कान टूटी हुई, हर चेहरा एक कहानी। सुलेंद्र जी चुपचाप बैठ गए। मन में एक ही बात गूंज रही थी, अपना घर अपना होता है, लेकिन वे मेरा नहीं रहा। अब मैं बस एक किराएदार हूँ जिंदगी का। वृद्धा आश्रम में पहले दिन सुलेंद्र प्रसाद जी चुपचाप लॉन के कोने में बैठ गए थे। उनका चेहरा भावहीन था, पर भीतर बहुत कुछ उफन रहा था। पास ही बैठे एक बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, पहली बार आए हो, मत घबराओ, यहाँ के लोग अपने से घर से ज़्यादा अपनापन देंगे, कम से कम धोखा नहीं देंगे। सुलेंद्र जी मुस्कुराए नहीं, बस सिर हिलाया। अंदर से कब सब कुछ खाली लग रहा था। 3 दिन बीत गए। हर सुबह 6 बजे उठते, थोड़ी देर प्रार्थना करते और फिर लॉन में बैठ जाते। वहाँ के वार्डन मोहन बाबू ने एक दिन कहा, सुलेंद्र बाबू, आप बहुत शांत रहते हो, क्या कभी कुछ लिखा है आपने? हाँ, कभी पत्नी के लिए कविताएं लिखा करता था। तो फिर लिखिए, यहाँ के बुजुर्ग के अनुभवों को भी तो शब्द चाहिए। हर शनिवार शाम को वृद्धा आश्रम में अनुभव सभा होती थी, जहाँ हर बुजुर्ग अपने जीवन की कोई कहानी, कविता या सीख साझा करता था। पहली बार सुलेंद्र प्रसाद जी वहाँ बोलने की इच्छा जताई। माइक थामा और कहा, कभी घर मेरा था, फिर बेटों का हुआ और अब बस यादों का। लेकिन अब मैं उस आदमी को दोबारा जिंदा करना चाहता हूँ, जो कभी अपने विचारों से घर को दिशा देता था। तालियां बजी, लोगों की आंखें नम थी। वहाँ एक छोटा सा पुस्तकालय था, पुरानी किताबें, फटी जिल्दें, लेकिन हर पन्ना जीवन से भरा। सुलेंद्र जी ने वहाँ एक सेक्शन शुरू करवाया, हमारी आवाज़, जहाँ हर बुजुर्ग अपनी कहानी, कविता या शिकायत लिख सकता था। धीरे धीरे लोग वहाँ लिखने लगे, पढ़ने लगे। एक दिन उन्होंने वार्डन से कहा, क्यों न हम एक कार्यक्रम करें जहाँ वृद्धा आश्रम के सभी सदस्य अपने बच्चों को बुलाएं और बताएं कि हम सिर्फ बोझ नहीं हैं। मोहन बाबू बोले, बहुत अच्छा विचार है, लेकिन किसके बच्चे आएंगे? जो नहीं आएगा उतना ही साफ हो जाएगा कि असली परिवार कौन है। 1 महीने बाद एक बड़ा आयोजन हुआ, अपने शब्दों में बुजुर्गों की आवाज़। वहाँ मंच पर बुजुर्गों ने अपने बच्चों का पत्र पढ़कर सुनाया। सुलेंद्र प्रसाद जी ने भी पढ़ा, बेटा घर बेचा, रिश्ते भी, लेकिन याद रखना, जिस छाँव में पले उस बरगद की जड़ें काट जाए तो फल कहाँ लगेंगे। कार्यक्रम में एक स्थानीय पत्रकार भी मौजूद था। अगले दिन अखबार की हेडलाइन थी, जब बुजुर्ग बोले तो समाज ने झुककर सुना। वृद्धा आश्रम नहीं, जीवन विद्यालय बन चुका है। सुलेंद्र प्रसाद जी का नाम प्रमुखता से छपा था। कुछ ही दिनों में एक लोकप्रिय टीवी चैनल ने सच्ची आवाज़ नामक शो बुलाया। सुलेंद्र जी वहां गए। बुजुर्ग की समस्या दवा की नहीं, सभी ने सम्मान की है। हमारी पीढ़ी ने कुर्सियां नहीं मांगी, बस वे चरपाई चाहिए थी जिस पर बैठकर हम नाती पोतों की कहानियां सुना सकें। राकेश, संदीप और राजीव तीनों ने जब यह टीवी शो देखा तो अवाक रह गए। ये तो पापा हैं। बहुएं भी असहज हो उठी। राकेश का बेटा मयंक और संदीप की बेटी काव्या स्कूल से लौटे। दोनों चुप थे। मयंक बोला, काव्या, हमारे दादाजी वृद्धाश्रम में क्यों हैं? पता नहीं, मम्मी पापा तो बोले थे कि पापा जी तीर्थ पर हैं। उसी समय स्कूल के उनकी टीचर के व्हाट्सएप ग्रुप में एक पोस्ट डाली, आज का प्रोजेक्ट माय रोल मॉडल। किसी ऐसे व्यक्ति पर निबंध लिखिए जो आपको प्रेरणा देता हो।
मयंक और काव्या दोनों ने सुलेंद्र प्रसाद जी का नाम लिखा और साथ में वे वीडियो अटैच किया जिसमें सुलेंद्र जी बोल रहे थे, हम बड़ों की जिम्मेदारियां सिर्फ दवा नहीं भावना है। रात को खाने के मेज पर मयंक ने सीधा सवाल दागा, पापा दादाजी को वृद्धाश्रम क्यों भेजा? राकेश चौंक गया, तुमसे किसने कहा? स्कूल में सबको पता चल चुका है, मुझे शर्म आ रही है खुद को आपका बेटा कहने में। संदीप की बेटी काव्या बोली, मम्मी आपने तो कहा था दादाजी तीर्थ पर गए हैं, लेकिन वे तो टीवी पर वृद्धाश्रम में हैं। राजीव के बेटे आदित्य ने भी कहा, मुझे अब वो घर अच्छा नहीं लगता जिसमें दादाजी नहीं रहते। तीनों बहुएं आपस में बातें करने लगी। अब बच्चों ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। टीचर तक पूछ रही थी कि आपके ससुर वृद्धाश्रम में क्यों हैं। रुचि ने कहा, मुझे लग रहा है अब बच्चों ने हमारी पोल खोल दी है। अगले दिन सुबह मयंक ने अपने कमरे में एक पोस्टर लगाया, दादाजी इज माई हीरो। उसके दोस्तों ने घर आकर पूछा, क्या हम भी दादाजी से मिल सकते हैं? मयंक ने हाँ में सिर हिलाया और एक योजना बनाई। मयंक, काव्या और आदित्य तीनों मिलकर एक योजना बनाई है। उन्होंने एक टैक्सी बुक की, पिग्गी बैंक तोड़ा, कुछ पॉकेट मनी जोड़ी। शाम को स्कूल के बाद तीनों सीधे वृद्धाश्रम पहुंचे। वार्डन ने चौंक कर पूछा, आप लोग कौन? मयंक बोला, हम सुलेंद्र प्रसाद जी के पोते पोती हैं, उन्हें घर ले जाने आए हैं। सुलेंद्र जी उस वक्त पुस्तकालय में बैठे थे। आंखों पर चश्मा और हाथ में एक कविता की पंडुलिपि थी। अचानक मयंक ने पीछे से आकर गले लगाया, दादू। सुलेंद्र जी का हाथ कांप गया। कविता की पंडुलिपि जमीन पर गिर पड़ी। काव्या बोली, अब हम आपको यहाँ नहीं रहने देंगे दादू। आदित्य, घर आपका है, हम सब तो बस किराएदार थे आपके बिना। तीनों बच्चों ने सुलेंद्र जी को सामान पैक किया। कुछ साथी वृद्धजन उन्हें नम आंखों से विदा कर रहे थे। मोहन बाबू ने कहा, आपके पोते ही असली वारिस है बाबूजी। सुलेंद्र जी बोले, अब भी उम्मीद बची है, समाज की नहीं भावी पीढ़ी की। जब टैक्सी घर के सामने आकर रुकी, राकेश, संदीप और राजीव हैरान। रुचि ने कहा, बच्चे सब पागल हो गए हैं क्या? मयंक ने जवाब दिया, नहीं, हमने वे किया जो आप सबको करना चाहिए था। सुलेंद्र जी उतरे, आंखें शांत लेकिन भारी। पोते का हाथ थामा और बोला, अब मैं उसी घर में जाऊंगा जहां मेरा सम्मान जिंदा है। राकेश, संदीप और राजीव तीनों एक दूसरे को देख रहे थे। राकेश आगे बढ़ा, पापा हमसे गलती हो गई, बच्चों ने हमारी आंखें खोल दी। सुलेंद्र जी बोले, गलती रिश्तों में नहीं सोच में होती है, वक्त रहते बदल जाओ, नहीं तो बच्चे एक दिन तुमसे भी सवाल करेंगे। तीनों बहुओं को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने ससुर से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। अब हर सुबह सुलेंद्र जी पूजा करते, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते, दोपहर को बच्चों के साथ किताब पढ़ते और शाम को पोते पोतियों के साथ हंसते थे। राकेश की पत्नी निशा अब रोज़ उनके लिए चाय बनाकर लाती। पापा जी, चाय में शक्कर ठीक है? सुलेंद्र जी मुस्कुराए, अब तो हर घुट मीठा लगता है बहू। बच्चों ने स्कूल में रिश्ते पर प्रोजेक्ट बनाया। हमारे दादाजी हमारे आदर्श हैं, उन्होंने हमें सिखाया कि घर वे होता है जहाँ प्यार और इज्जत दोनों हो। प्रिंसिपल ने ताली बजाई और कहा, आज की पीढ़ी से उम्मीद जिंदा है। अगर यह दिल को छू जाने वाली कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें और ऐसी कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करती है।